हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले क्वालिटी फैक्टर के बारे में और बैंडविड्थ के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंडीशन इन आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो सर्किट का जो रिस्पॉन्स होता है वो मैक्सिमम होता है और हमें एक फ्रिक्वेंसी मिलती है, और जिस फ्रिक्वेंसी पर हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलता है वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में होता है क्या है, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बराबर में हो जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके, जिसकी वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मगर जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। हैंस दोनों जो रिएक्टेंसेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्किटल इंपीडेंस होता है जो कि बराबर में होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वो जो सर्किटल इंपीडेंस होता है वो बराबर में होता है √R² के। तो ये सर्किटल इंपीडेंस √R² के बराबर में क्यों होता है? क्योंकि जो XL और जो XC होता है वो बराबर में हो जाता है, और ये वाला पूरा जो टर्म होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये पूरा जो टर्म है वो जीरो हो जाता है। हैंस जो सर्किटल इंपीडेंस होता है वो बराबर में होता है √R²। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से रूट कैंसिल। तो जो सर्किटल इंपीडेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस के। तो सीरीज़ आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इंपीडेंस होता है वो मिनिमम होता है और जो करंट होता है सर्किटरी के थ्रू वो मैक्सिमम होता है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था? रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस सर्किट का एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें सर्किट का रेस्पॉन्स मैक्सिमम होता है, जिसमें सर्किट में करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो करने लगता है। क्यों फ्लो करने लगता है? क्योंकि जो सर्किटल इंपीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। हैंस जो सर्किटल इंपीडेंस होता है वो बहुत कम होता है। हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ω0 = 1 डिवाइडेड बाय √LC। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर उसे हमें वेरी करना है तो जो इंडक्टर की वैल्यू और जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है उसको हम लोग वेरी करते हैं, जिसके वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती है। और हमने देखा था कि जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है रेजोनेंस कंडीशन में, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंट सीरीज़ आरएलसी सर्किट, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर, या फिर सिंपली बोल सकते हैं सीरीज़ आरएलसी सर्किट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर। क्यों एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरी करते हैं, जिसके वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती है। और अगर कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 से अगर मैच कर जाए तो जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होगी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि ω0 से मैच कर रही है उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, और बाकी की जितनी भी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसको रिजेक्ट कर देंगी। हैंस ये रीज़न की वजह से ये जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, मगर जो पैरेलल आरएलसी सर्किट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली 3 तरीके की कर्व दिखाई दे रही है। हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंडीशन के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये वाली कर्व, यहाँ पर ये जो कर्व है इसको हमने कंसीडर किया C1 कर्व। यहाँ पर ये वाली जो कर्व है उसको हमने कंसीडर किया C2 कर्व, और ये वाली जो कर्व है वो है C3 कर्व। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंडीशन के टाइम क्या होता है, जो इंपीडेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस के, और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो पीक करंट होता है वो वेरी करता है। तो जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू अगर हम लोग कम से कम रखें तो उस केस में जो पीक करंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से इतनी पतली कर्व मिलेंगी हमें। सिमिलरली रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो उस केस में जो पीक करंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये जो कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगी जो कि पतली नहीं होगी। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है। C1 हमने कर्व कंसीडर किया है, C2 कर्व कंसीडर किया है, C3 कर्व कंसीडर किया है। तो यहाँ पर ये बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो C1 कर्व है वो बहुत पतली है, और जो C2 कर्व है वो थोड़ी कम पतली है, और ये जो C3 कर्व है वो एकदम फ्लैट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं जो पीक करंट होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और जो कर्व होती है वो हमें कुछ इस तरीके से जाड़ी मिलती है। सिमिलरली रेसिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम लोग और इंक्रीज़ कर दें तो उस केस में जो कर्व होती है वो कुछ इस तरीके से हमें फ्लैट मिलती है। तो इसका मतलब जो कर्व की जो शार्पनेस है, शार्पनेस ऑफ अ कर्व इज डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस। कर्व की जो शार्पनेस है और रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। शार्पनेस ऑफ कर्व इज़ प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रेसिस्टेंस को ड्रॉप कर दे तो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और जो कर्व की जो शार्पनेस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से कर्व क्यों कंसिडर करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है?
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है उसी को ही हम लोग अभी सबसे पहला समझेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से कर्व क्यों कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियली अगर हम लोग देखें जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगता है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कुछ इस तरीके से कर्व कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कर्व कंसिडर किया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर ये जो करंट है वो है मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट है जिसको हमने कंसिडर किया आई नॉट। ये मैक्सिमम करंट आई नॉट के करस्पॉन्ड अगर हम लोग कंसिडर करें फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलेंगी वो होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने कंसिडर किया ओमेगा नॉट। हमें पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड मैक्सिमम करंट होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो करंट है वो इंक्रीज़ करा था, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर उसके बाद जो करंट है वो डिक्रीज़ करा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये कर्व से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से नीचे आते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें जो करंट की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 70%, और यहाँ पर भी हमें जो करंट की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 70%। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू के रेस्पेक्ट में 70% होगी। तो जो 70% है करंट की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के कंपैरिजन में, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पर ये जो करंट है वो है आरएमएस करंट, और यहाँ पर भी ये जो करंट है वो है आरएमएस करंट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो करंट है इसके साथ जो करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ω1, और यहाँ पर ये वाला जो करंट है इसके साथ जो करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ω2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो करंट है इसको हम लोग आरएमएस करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर और यहाँ पर हमें जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 70%। तो जो आरएमएस करंट होगा बराबर में होगा मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 को अगर हम लोग √2 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में √2। इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आई आरएमएस करंट इज इक्वल टू √2 आई नॉट, और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये जो आरएमएस करंट है वो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 2। ये फर्दर हो जाएगा 1 पॉइंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले स्टेप को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, या फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फर्दर हो जाएगा 1.4142 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई नॉट। इसको हमने ये वाला जो स्टेप है हमने यहाँ पर कंसिडर किया, क्लीन लिखा आई आरएमएस करंट इज इक्वल टू 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई नॉट। इसको अगर हम लोग फर्दर लिखे तो हमें मिल जाएगा 0.7071। तो जो आरएमएस करंट है वो है 70% किसका, मैक्सिमम करंट का। तो जो आरएमएस करंट है वो 70% है मैक्सिमम करंट का। तो यहाँ पर हमने जो करंट कंसिडर किया है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर ये जो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 ये है मैक्सिमम करंट का 70% वैल्यू, जिसको हम लोग आरएमएस करंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ω1 और यहाँ पर ये ω2 ω0, इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा ω1 ω0, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ω2। तो यहाँ पर ये जो ω1 से लेकर ω0 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने कंसिडर किया डेल्टा ω, और ये ω0 से लेकर ω2 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने कंसिडर किया डेल्टा ω। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये ω0 में से अगर हम लोग डेल्टा ω को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ω1। तो ω0 माइनस डेल्टा ω ये बराबर में होगा ω1 के। सिमिलरली अगर हम लोग ω0 में अगर हम लोग ω2 को प्लस ω0 में अगर हम लोग डेल्टा ω को प्लस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ω2 मिलेगा। तो ω0 में अगर हम लोग डेल्टा ω को अगर हम लोग प्लस कर दे तो हमें मिल जाएगा ω2। यहाँ से ही आ जाता है बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर किया इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके साथ एसोसिएटेड जो करंट होता है वो आरएमएस करंट होता है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो जो बैंडविड्थ होगा वो डिफरेंस होगा ω2 का और ω1 का।
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 2 के कंपैरिजन में कम है। ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 के कंपैरिजन में कम है। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करते जाए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, जो कि बराबर में होगा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा के। तो जो बैंडविड्थ है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। जो बैंडविड्थ होगा बराबर में होगा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैंडविड्थ क्या होता है, जो बैंडविड्थ होता है वो डिफरेंस होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, और इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो एसोसिएटेड जो करंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 70% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो बैंडविड्थ होता है वो डिफरेंस होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, और ये फ्रीक्वेंसीज के साथ जो एसोसिएटेड करंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 70% होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है। जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये क्या है, ये है बैंडविड्थ, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं बैंडविड्थ। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का। Quality factor is a ratio of resonant frequency to the difference of two angular frequency on either side of resonant frequency where current is I naught divided by under root 2। तो हम लोग बोल सकते हैं जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का और उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस का, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड जो करंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का I नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स होता है, या फिर बोल सकते हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू का 70% होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, उसको हमने यहाँ पर लिखा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि अगर बैंडविड्थ अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो कम होगा, और बैंडविड्थ अगर कम होता है तो उस केस में जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। तो बैंडविड्थ अगर ज़्यादा होगा तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो कम होगा। सिमिलरली अगर बैंडविड्थ अगर कम होता है तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं ये वाली कर्व के हेल्प से। यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो कर्व। यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें जो कर्व की जो थिकनेस है बहुत कम है, और यहाँ पर ये जो कर्व की जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये बहुत पतली कर्व है और ये थोड़ी मोटी कर्व है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, उसके साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू का 70%, और यहाँ पर भी हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू का 70%। तो यहाँ पर हमें जो करंट मिल रहा है वो है I नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, उसके साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, और यहाँ पर हमें जो करंट मिल रहा है वो है I नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2। तो यहाँ पर ये ओमेगा 1 और ये जो ओमेगा 2 है दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है विड्थ ऑफ द बैंड। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पतली कर्व, बहुत पतली कर्व है ये, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिलेगा पीक करंट, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करिए पीक करंट है यहाँ पर, जो कि I नॉट। तो ये जो पीक करंट है इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट का 70%, मैक्सिमम करंट का 70% I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, और यहाँ पर भी हमने कंसिडर किया मैक्सिमम करंट का 70%। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो करंट के साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 1, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 दोनों का डिफरेंस बैंडविड्थ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है, यहाँ पर जो बैंड की जो विड्थ है वो कम है, और यहाँ पर जो बैंड की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। यहाँ पर बैंड की विड्थ ज़्यादा है, इसका मतलब जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम है, और यहाँ पर बैंड की विड्थ कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैंड की विड्थ कम है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, बैंडविड्थ कम है, इसका मतलब ये वाले केस में क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। करंट कम होने की वजह से होगा क्या, जो बैंडविड्थ होगी वो ज़्यादा होगी। बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से करंट कम होगा, इसका मतलब क्या, रेसिस्टेंस से ज़्यादा, इसका मतलब जो पीक करंट होगा वो कम होगा। पीक करंट कम होने की वजह से जो कर्व की जो थिकनेस होगी, जो कर्व होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी होगी, जिसके वजह से जो बैंड की जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैंडविड्थ ज़्यादा है, बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो कम होगा।
सिमिलरली अगर हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू कम करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, पीक करंट ज़्यादा होगा, हैंस जो कर्व होगी वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, हैंस जो बैंड की जो विड्थ होगी वो कम होगी, बैंड की विड्थ कम होने की वजह से जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जो करंट है वो है मैक्सिमम करंट, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड जो करंट है वो है मैक्सिमम करंट। और हमें पता है जब मैक्सिमम करंट होता है तो उस केस में जो इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस के। और यहाँ पर हमने जो करंट कंसिडर किया है वो है I0 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर भी हमने कंसिडर किया है करंट का 70%। तो यहाँ पर जहाँ हमने करंट का 70% कंसिडर किया है तो यहाँ पर सर्किटल इम्पीडेंस क्या रेसिस्टेंस के बराबर में होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर में नहीं होगा, क्योंकि सर्किटल इम्पीडेंस अगर रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस है, यहाँ पर ये जो 70% करंट हमें यहाँ पर जो मिल रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड जो सर्किटल इम्पीडेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो रेसिस्टेंस के बराबर में नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब करंट मैक्सिमम होता है तो उस केस में जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। और सिमिलरली जब करंट I0 डिवाइडेड बाय √2 होगा तो उस केस में जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा √2 इंटू R। तो हम लोग बोल सकते हैं ω1 फ्रीक्वेंसी और ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा, ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसके साथ एसोसिएटेड ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसके साथ एसोसिएटेड करंट I0 डिवाइडेड बाय √2 है, और यहाँ पर भी I0 डिवाइडेड बाय √2 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू का 70% है। तो यहाँ पर जो करंट है जो कि है मैक्सिमम वैल्यू का 70%, इस करंट की वैल्यू के लिए जो सर्किटल इम्पीडेंस है वो है √2 इंटू R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा I0 डिवाइडेड बाय √2, ये वाली करंट के साथ एसोसिएटेड जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा वो होगा √2 इंटू R। तो हम लोग बोल सकते हैं एट ω1 एट ω2 एट ω1 एंड ω2, और कैन से ω1 और ω2 पर जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा √2 इंटू R। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में आप ऐसा बोल सकते हो, जहाँ पर करंट की 70% वैल्यू है, जहाँ पर करंट की 70% वैल्यू है वहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस है, यहाँ पर करंट की 70% वैल्यू और यहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस है वो है √2 इंटू R। तो वहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा वो होगा √2 इंटू R। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सर्किटल इम्पीडेंस होता क्या है। सर्किटल इम्पीडेंस क्या रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का ही बिहेवियर होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो सर्किटल इम्पीडेंस होता है पूरी सर्किट का बिहेवियर होता है। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो करंट है वो है 70%। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो सर्किटल इम्पीडेंस है वो बराबर में √2 इंटू R। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के ही बराबर में नहीं होगा इम्पीडेंस, यहाँ पर जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा कैपेसिटेंस के भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस के भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के भी। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हमें 70% करंट मिल रहा है, यहाँ पर जो सर्किटल इम्पीडेंस है वो बराबर में रेसिस्टेंस के, मगर जो सर्किटल इम्पीडेंस होगा वो रेसिस्टेंस के ही बराबर में नहीं होगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर में भी होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के भी बराबर में होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू R। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किटल इम्पीडेंस पूरा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये सर्किटल इम्पीडेंस और ये है √2 इंटू R। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो इसका ये जो रूट है वो हट जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा, और यहाँ से ये वाला रूट जब हटेगा तो ये R² में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा R²। तो हमें मिल जाएगा R² प्लस ω_L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R²। इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो R² है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा ω_L माइनस 1/ωc, यहाँ पर ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R² माइनस R²। 2R² में से एक R² हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा R² इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, तो हमें मिल जाएगा ω_L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ω_L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू प्लस माइनस R। यहाँ पर इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ω_L माइनस 1/ωc, अभी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे प्लस R के साथ, फिर उसके बाद एक बार हम लोग कंसिडर करेंगे ω_L माइनस 1/ωc को माइनस R के साथ।
तो जब हम लोग ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी को हम लोग माइनस आर के साथ कंसिडर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी इज इक्वल टू माइनस आर। यहाँ पर इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे जब प्लस आर के साथ, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी इज इक्वल टू प्लस आर। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 आप इसको हाईलाइट कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, पिन पॉइंट कर लो, क्योंकि हम लोग अभी फर्दर क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 और जो इक्वेशन 3 है इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाद में इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और जो एल होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और जो एल है उसको हमने कॉमन आउट किया माइनस वन अपॉन सी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से वन अपॉन सी और यहाँ से वन अपॉन सी उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे माइनस वन अपॉन सी, हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में वन अपॉन ओमेगा 1 प्लस वन अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। अभी जो ओमेगा 2 है इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ओमेगा 1 है इसको भी हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एल माइनस वन अपॉन सी, हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 उसको हमने कंसिडर किया, हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 और ये बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन एल सी के। तो हमें मिला ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 3। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे, हम लोग यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन कर रहे हैं अलग अलग टर्म में। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, फिर क्वालिटी फैक्टर के लिए हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस, हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन जो कि बराबर में होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमें मिला था इक्वेशन नंबर 3 जो कि था ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 1 डिवाइडेड बाय एल सी। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 और जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था 2 और 3 को नोट डाउन कर लो। ये जो इक्वेशन 3 और ये जो इक्वेशन 2 है इसे अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 तो हमें मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और यहाँ पर ये जो एल है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे माइनस वन अपॉन सी। यहाँ पर ये 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस वन अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ओमेगा 1 है उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा 2 को भी हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ पर ये इंडक्टेंस एल माइनस वन अपॉन सी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस वन अपॉन सी है इसको हम लोग माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सी, और ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इसको अगर हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको अगर हम लोग माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर बोल सकते हैं अगर हम लोग ये पूरे टर्म को अगर हम लोग माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 1 अपॉन सी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सी, और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आप इसको सेपरेटली भी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और यहाँ पर ये इंडक्टेंस एल प्लस 1 अपॉन सी और यहाँ पर ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ये है सेम, यहाँ पर ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और यहाँ पर ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको हमने कॉमन आउट कर लिया, हमें मिल जाएगा इंडक्टेंस एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। फर्दर हम लोग लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो इंडक्टेंस एल होगा वो एज इट इज़ प्लस साइन एज इट इज़। यहाँ पर ये जो 1 अपॉन सी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 और ये पूरा बराबर में होगा 2 इंटू आर के। अभी अगर हम लोग देखें अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 ये बराबर में 1 डिवाइडेड बाय एल सी के। ना यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल इंटू सी, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा 2l और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा 2r।
तो हमें मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 होगा, इंटू 2L इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, हमें मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L। तो इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L। और तो यहाँ पर ये हमें जो इक्वेशन मिला इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 4। तो अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो हमें पता है जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो बराबर में होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये बराबर में R अपॉन L के। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसकी जगह आ जाएगा R अपॉन L। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया L अपॉन R। इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R इंटू ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन किया इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस। सो अगर हम लोग देखें क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, दिस इज द इक्वेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। इफ़ वी मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन, अगर हम लोग वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें करंट के RMS वैल्यू के साथ और डिवाइड करें करंट के RMS वैल्यू के साथ, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन फॉर वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, यहाँ पर ये जो वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग RMS करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L इंटू IRMS और डिवाइडेड बाय R इंटू IRMS। यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये RMS करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये L IRMS, ये L और ये RMS करंट ये बराबर में होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि हमें पता है जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बराबर में होता है L DI डिवाइडेड बाई DT। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रहा है L इंटू आई। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होगा वो बराबर में होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और यहाँ पर ये जो करंट RMS करंट और ये जो रेसिस्टेंस होगा वो बराबर में होगा अप्लाइड वोल्टेज के। जैसे कि हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें I इंटू R मिल रहा है तो ये बराबर में होगा अप्लाइड वोल्टेज के। तो हमें मिल जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए इक्वेशन ऑब्टेन किया जो कि बराबर में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें क्वालिटी फैक्टर के लिए अगर हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करें, तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय L अपॉन R। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ पर ये L अपॉन R। हमें पता है जो ओमेगा नॉट होता है वो बराबर में होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC, हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC। इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 ओमेगा नॉट मिल रहा है तो एक ओमेगा नॉट हमने यहाँ पर कंसिडर किया और उसके साथ हमने इंडक्टेंस को कंसिडर किया, ये जो L इंडक्टेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट L है ये बराबर में 1 अपॉन ओमेगा नॉट C के। यहाँ पर ये ओमेगा नॉट L और यहाँ पर ये ओमेगा नॉट L, ये ओमेगा नॉट L ये बराबर में 1 अपॉन ओमेगा नॉट C के। तो इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 अपॉन ओमेगा नॉट C और ये जो R होगा वो एज इट इज़। तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R। हम लोग फर्दर लिखेंगे हाईलाइट करके, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन किया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिलेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। सिमिलरली हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट C इंटू R। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस विल बी यूजिंग सेम रिलेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ C एंड R। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर ये वाला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और ये जो ओमेगा नॉट होगा वो बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC। तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC और यहाँ पर ये CR। इसको हम लोग ये जो LC है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट LC और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय CR। ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ 1 अपॉन CR, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन C स्क्वायर R स्क्वायर।
फर्दर इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एल सी, और यहाँ पर ये जो सी स्क्वायर आर स्क्वायर है उसको भी हम लोग अंडर रूट के साथ कंसिडर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर आर स्क्वायर, जो कि ये कर्सर जो मूव कर रहा है वो हमें शो कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सी स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ हम लोग अंडर रूट कंसिडर करेंगे, और अंडर रूट सी स्क्वायर आर स्क्वायर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा अंडर रूट एल सी, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट सी स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम लोग फर्दर ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट एल सी, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर होगा उसको हम लोग रूट के बाहर ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/r अंडर रूट एल ओवर सी। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन किया इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमने क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन ऑब्टेन किया था। जो क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। सिमिलरली हमने ऑब्टेन किया क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस L/R, और यहाँ पर ये ओमेगा नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। सिमिलरली हमने ऑब्टेन किया क्वालिटी फैक्टर के लिए रिलेशन 1/ω0 C/R, जो कि ये वाला रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर के लिए हमने रिलेशन ऑब्टेन किया इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर के लिए हमने एक रिलेशन ऑब्टेन किया था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो सीरीज RLC सर्किट होती है उसको हम लोग वोल्टेज मैग्निफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। वोल्टेज मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे, या फिर जब हम लोग वोल्टेज मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो हम लोग कंसिडर करेंगे क्वालिटी फैक्टर को एज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज।